आदरणीय विभागों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है। तो बेटा मैं आपका जो सुविचार बताने जा रही हूँ आज, पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है। पढ़ाई से हम पहले बोलेंगे कि जैसे कि स्कूल में पढ़ाया पहले जाता है और परीक्षा बाद में ली जाती है, जबकि जीवन में परीक्षा पहले होती है और उससे सबक सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है। तो पढ़ाई और जीवन में यही अंतर है कि एक तरह से कि स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है और बाद में परीक्षा ली जाती है, जबकि जीवन में पहले परीक्षा होती है, बाद में सबक सीखने को मिलता है। तो ये था आज आपका सुविचार। तो बेटा हम अपना रिवीजन करेंगे, अपने हिंदी संशोधन या हिंदी रिवीजन करेंगे। और मैं सिलेबस बता देती हूँ आपका, जो हिंदी में आएगा पाठ 2 और 3, हिंदी रीडर का या हिंदी पुस्तिका का पाठ 2 और 3 आएगा, और अपना हिंदी व्याकरण का पाठ 4 आएगा। तो पाठ 2 है दादी माँ और पाठ 3 है हिमालय की बेटियां और पाठ 4 है शब्द विचार। तो देखिए हम इसमें बेटा बता देती हूँ पहले अपना पाठ 2 के बारे में। दादी माँ, लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तो क्या है, लेखक शिव प्रसाद सिंह। तो सबसे पहले हमें जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं, हमें उनके शीर्षक का नाम और लेखक का नाम तो जरूर पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, आपका जितना भी सिलेबस हुआ है सभी का आपको याद रहना चाहिए। और एक तरह से इसमें बता देती हूँ, दादी माँ में क्या बताया गया कि दादी माँ में लेखक अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ अपने बचपन की याद भी, उनको अपने बचपन की भी याद आ जाती है। ठीक है, क्या होता है कि लेखक को अपने भाई का लिखा हुआ पत्र मिलता है और उस पत्र में वह पढ़कर जब दादी माँ मतलब स्वर्ग सिधार जाती है तो उनके पास जो पत्र आता है तो वह पढ़ता है, तो उनके साथ साथ उनकी जो यादें थी दादी माँ की साथ साथ अपने भी बचपन की यादें आ जाती है। जैसे कि वो बचपन में जब कवार का महीना होता है, ये साढ़ सावन, ये सारे जो हमारे देशी महीने होते हैं, तो ये पहले ऐसे ही बोला जाता था बेटा, जो कवार का महीना होता था उसमें जो हरी हरी घास है, चारों तरफ गांव के चारों तरफ पानी वानी भर जाता था और हरी हरी घास ऐसे बहकर आती थी, उसमें लेखक का नहाना, इस तरह से उदम मस्ती करना, बहुत सारी उनकी यादें उनके सामने आ जाती है। और जब लेखक बीमार पड़ जाता है तो वो सब उनका छूट जाता है, वो उस पानी में नहाने के लिए नहीं जाता है, और जब उसकी दादी उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करती है। और इस तरह से दूसरा उनका ये भी है कि उनकी जो दादी माँ का स्वभाव था बहुत ही अच्छा था, परोपकारी था, दयालु पूर्ण था, एक तरह से वात्सल्य प्रेम भरा हुआ था उनके अंदर। ठीक है, एक तरह से करुणा भाव वाली नारी थी वो। तो बेटा उसमें एक ये भी है कि जब उनकी आर्थिक घर की आर्थिक स्थिति बहुत, जब उनके दादाजी मतलब स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उनकी जो घर की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही शोचनीय थी, मतलब एक तरह से निर्धन थे बहुत ही ज्यादा। तो उस समय क्या है कि उनके श्राद्ध के समय जब उनके पिता के द्वारा, और वो उनके जो पिता भी अन्य अपने मित्रों के कहने पर मतलब उधार लेकर उनके श्राद्ध पर बहुत सारा अपना धन खर्च कर देता है, तो उससे उनकी घर की और भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और फिर वह जब उनकी ये स्थिति देखकर उनकी दादी माँ अपने पोते और मतलब अपने बेटे को इस तरह से इस स्थिति में देखकर अपने जो पति की जो आखिरी निशानी है वो भी उनको दे देती है। ठीक है, और वो देते वक्त ये कहती है कि बेटा ये मतलब मुसीबत के समय में ही काम आते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो दादी माँ का पाठ था, इस तरह से आपका है इसका सार। तो बेटा ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और इससे संबंधित आपको प्रश्नोत्तर अच्छे से इन डिटेल वगैरह सब कुछ, इसका अभ्यास, इसके शब्दार्थ आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ 2, दादी माँ, लेखक शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, अब देखिए हिमालय की बेटियां, पाठ 3, हिमालय की बेटियां। तो हिमालय की बेटियां लेखक कौन है, नागार्जुन। लेखक कौन है, नागार्जुन। तो ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ बेटा, आपको अपने जितने भी पाठ पढ़ाए उनके लेखक और पाठ का नाम तो जरूर याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और इनके बारे में क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए हिमालय की बेटियां किन्हें का है, जो नदियां है हमारी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये जितनी भी नदियां हैं वो सारी क्या है, हिमालय की बेटियां हैं। ठीक है, तो उनको देखकर
लेखक क्या कहता है कि जो हिमालय से निकलती है वो मतलब एक तरह से इतनी पतली, इतनी छोटी छोटी नदियां निकलती है, जब वो खुले मैदान में आती है तो वो इतनी बड़ा अपना रूप धारण कर लेती है। तो ये सब के बारे में लेखक कहता है। एक तरह से लेखक इनको एक माता जैसे मौसी, बहन, इन सब से संबोधित करता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे एक ये सांस्कृतिक या धार्मिक विचारों के अकॉर्डिंग हमारे इन सभी नदियों को बहन, मौसी, माँ इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो लेखक इनमें ये कह रहा है कि अपने विचार बता रहा है कि लेखक ऐसा लग रहा है जैसे कि जब वह नहाने के लिए उतरता है गंगा में या और कहीं, तो ऐसे लगता है जैसे कि वह अपनी माँ की गोद में नहा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बेटा ऐसे ही जैसे कि एक काका कालेलकर है, उन्होंने भी उनको लोक माता कहा है। क्यों कहा है लोक माता? क्योंकि जल जो पानी है, क्या है, जो पानी है वो सबकी आवश्यकता है। ठीक है, सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, कोई भी हो, वो सबके लिए बहुत ही आवश्यकता है वो जल। ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने उनको लोक माता कहा है। दूसरा इसमें ये भी कहा है कि जो अपनी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है वो इतनी है, उनकी जो विशेषता बताई गई है वो बर्फ से पिघलकर एक एक बूंद से ऐसे अपना रूप धारण, मतलब बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से इनका मतलब इनके जो हिमालय को तो उनका पिता का है, और जो वहाँ हिमालय की पर्वतों से निकलने वाली नदियों को बेटियां का है। तो इन सब के बारे में बताया है लेखक ने, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से पहले समझा चुकी हूँ बेटा आपको, और इनके प्रश्नोत्तर भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पाठ दोनों। तो इससे संबंधित आपको अभ्यास के जितने भी प्रश्नोत्तर है या इन बिटवीन चैप्टर पढ़ना है बेटा अच्छे से और तैयार करना है। ये आपका जो अभी कक्षा परीक्षा होगी उसके लिए है। ठीक है, अब देखिए शब्द विचार, ये तो हमारे पाठ से संबंधित है। अब शब्द विचार, शब्द विचार में सबसे पहले क्या क्या आता है, ये अभी मैंने कराया था, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी आपको अच्छे से याद भी होगा कि शब्द विचार में सबसे पहले शब्द क्या होते हैं, दूसरा पद क्या होता है, शब्दों का वर्गीकरण, और इन वर्गीकरणों के भेद भी बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, और पद क्या होता है, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वो पद कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आप पढ़ भी चुके हो। तो शब्दों का वर्गीकरण देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये सब मैंने अच्छे से विस्तार से आपको खूब अच्छे से बताया है। तो बेटा देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। ठीक है, तत्सम तो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, जैसे कि मयूर। ठीक है, तद्भव हमारा हिंदी का ही शब्द होता है। ठीक है, एक तरह से जैसे कि हम क्या बोलते हैं, आग। ऐसे ही देशज, देशज जैसे पगड़ी। ठीक है बेटा, और विदेशी जो विदेश से आए हुए हैं अलग अलग भाषाओं से। ठीक है ना, अलग अलग भाषाओं से हम जैसे इसमें बोल सकते हैं कि स्कूल भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही संकर जो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे रेलगाड़ी। इस तरह से ये मैंने आपको अच्छे से समझाया भी। ठीक है बेटा, आगे देखिए रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ क्या है, जिसके खंड नहीं किए जाते, टुकड़े नहीं होते, जैसे कि कुर्सी है, मेज है, इस तरह के आते हैं हमारे। ठीक है, यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, और दोनों का अर्थ भी निकले एक तरह से अलग अलग। ठीक है, और योग रूढ़ जो विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मैंने जलस लिया था एक बार उदाहरण इसमें भी। तो जलस, जल मतलब जल और जय मतलब जन्मा, तो किसके लिए, कमल के लिए। अब देखिए प्रयोग के आधार पर, ये तो हमारे व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है बेटा, विकारी वे शब्द मतलब एक तरह से होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर कारक लिंग वचन के कारण कुछ प्रभाव पड़े या परिवर्तन हो। ठीक है, और इसमें अविकारी में कोई परिवर्तन न हो, लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे कि यहाँ, वहां, इधर, उधर। ठीक है, और इसमें तो जैसे संज्ञा शब्द भी आ सकते हैं, तो इसमें उससे अंतर होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, ये सब आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो ये सब होते हैं एकार्थी जो एक ही अर्थ प्रकट करता है एक तरह से, ठीक है ना, और अनेकार्थी जिसके बहुत से अर्थ निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पर्यायवाची मतलब एक जैसे अर्थ देने वाले होते हैं एक तरह से, विपरीतार्थक उसका उल्टा अर्थ देता है एक तरह से, श्रुति समभिन्नार्थक सुनने में तो एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ उसके भिन्न होते हैं। तो बेटा ये सब चीज आप समझ भी चुके हो, पढ़ भी चुके हो, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आती भी होगी ये सब चीजें जो मैंने आपको आज आपका रिवीजन कराया है थोड़ा सा आपका। तो इससे जितना भी रिवीजन करा रही हूँ मैं, इनसे जितने भी संबंधित आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं, जैसे भी मैंने आपको अभ्यास भी कराया है, उससे संबंधित आपको हर चीज तैयार करनी है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, किसी तरह से भी आपको लगे कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा आप पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और टेस्ट अच्छे से देना है। धन्यवाद।